23 अक्टूबर 2018 रात के करीब 11:30 बज रहे थे कि बेंगलोर में स्थित एक बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर कैफे केयर हेल्पलाइन के एक प्यून एक एम्प्लॉय से बोलते हैं कि साहब आपसे 2 लोग मिलने आए हैं। उस एम्प्लॉय का नाम था प्रवीण भटोरे वाला। प्रवीण भटोरे वाला सोचता है कि इस टाइम उससे कौन मिलने आया होगा, लेकिन वह ये सोचते हुए वहाँ से चल देता है और गेस्ट रूम में जाकर उन दोनों से मिलता है। वो दोनों जैसे ही प्रवीण भटोरे वाले को अपने सामने देखते हैं, उनमें से एक उनसे हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते हुए हाथों की उंगलियां टटोलने लगता है और वह जैसे ही उसकी चौथी उंगली कटी पाता है तो वह प्रवीण भटोरे वाले को एक अलग ही नाम से पुकारता है। हेलो तरुण, कैसे हो? अब तुम्हारा खेल खत्म। यह कहते ही वो दोनों प्रवीण भटोरे वाले को नीचे ले जाते और एक पुलिस जीप में बैठाकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आज आपको सुनाने वाला हूँ 2003 में हुए सजनी कांड के बारे में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रवीण भटोरे वाले को ये तरुण नाम से कौन लोग पुकारते हैं और ये इसको लेकर कहाँ के लिए चले जाते हैं, और वो भी किस जुर्म में। तो मैं आप सभी को ये बताने के लिए 14 साल पीछे ले चलता हूँ। दिन था 14 फरवरी 2003। वैलेंटाइन डे का टाइम था कि एक पति पत्नी, जिसमें पति का नाम तरुण और पत्नी का नाम सजनी था, वो दोनों खाना खा रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी पर 8:30 बजते हैं, तरुण की नज़र घड़ी पर पड़ती हुए तुरंत ही बैग उठाकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम के 7:30 बज रहे थे। तरुण भी अपने घर में आता है। वो जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर की ओर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने उसकी पत्नी की लाश होती है। वो जैसे ही ये देखता है, वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। आसपास लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और एक आदमी पुलिस को कॉल करता और पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पोस्टमार्टम में निकलता है कि उसकी गले घोटकर हत्या की गई थी। और दूसरी तरफ तरुण का हाल बेहाल था। वह रो रो कर अपनी हालत को बहुत बुरी कर लेता है। इसके बाद पुलिस तरुण को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। 2 से 3 दिन बीत गए थे, लेकिन कातिल का कोई अता पता नहीं था। तभी 16 फरवरी 2003 को पुलिस को एक खबर मिलती है कि तरुण हॉस्पिटल से भाग गया है। अब पुलिस की ऐसी हालत है कि काटो तो खून नहीं। वह सोचती है कि उसके सामने एक कातिल था और वह उसको पकड़ भी नहीं पाई। लेकिन इसके बाद भी पुलिस लगातार जांच कर रही होती है। कई दिन बीतते, कई महीने तो कई साल, लेकिन तरुण का कोई पता नहीं चलता है। पुलिस केस को बंद ही करने वाली थी कि तभी 2006 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और सजनी के माता पिता नरेंद्र मोदी जी से रोते हुए मदद की गुहार लगाते हैं। नरेंद्र मोदी भी आदेश देते हैं कि इधर एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और वो भी पुलिस के हाथों से केस सीधा क्राइम ब्रांच के पास चला जाता है। और क्राइम ब्रांच भी पूरे जी जान से कई साल ढूंढती है, लेकिन अब तक 2010 आ चुका था और उनके हाथ भी तरुण नहीं लगता। और क्राइम ब्रांच की भी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। तरुण की माँ जो एक रिटायर्ड नर्स थी, उनके पास बेंगलोर से एक कैफे केयर कंपनी के लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है और उसमें तरुण जो प्रवीण भटोरे वाला था, वह उनसे बात करता है। यह बात कम से कम 15 से 20 मिनट तक होती है। इसके बाद प्रवीण जो भटोरे वाला बनकर वहाँ पे रह रहा था, वह फोन काट देता है। लेकिन क्राइम ब्रांच की इस पर नजर नहीं जाती है। लेकिन एक दिन क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर उस केस पर एक आखिरी नजर डालता है। तभी उसका शक उसकी माँ की तरफ जाता है, क्योंकि उसके पास एक कॉल आई थी, वो भी कैफे केयर सर्विस सेंटर से, जो अहमदाबाद से कई किलोमीटर दूर स्थित बेंगलोर से। तो वह ऑफिसर उसके कॉल डिटेल को खंगालता है तो उसको एक ही सबूत मिलता है, वो भी बेंगलोर का। इस तरफ क्राइम ब्रांच 15 लोगों की टीम बनाती है और उससे मिलने के लिए चल देती है। लेकिन अब तक 15 साल बीत चुके थे, उनको उसकी शक्ल तक याद नहीं थी। तो ये लोगों के पास उनको पहचानने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं था। लेकिन क्राइम ब्रांच के पास एक तरीका था, वह भी उसकी प्रवीण भटोरे वाला यानी कि तरुण की उंगली, जो चौथी उंगली कटी हुई थी। वो लोग तरुण यानी प्रवीण भटोरे वाला से मिलने जैसे ही उसकी बिल्डिंग पर पहुंचते हैं, वहाँ पे एक प्यून होता है। उससे वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी एक प्रवीण भटोरे वाले एम्प्लॉय को बुलाइए, हम लोग उसके गेस्ट हैं, उससे मिलना चाहते हैं। प्यून जैसे ही प्रवीण भटोरे वाले के पास जाता है, बोलता है साहब आपसे 2 लोग मिलने आए हैं। प्रवीण सोचता है कि इस समय उससे कौन मिलने आया होगा, वो तो कॉल सेंटर पे जॉब करता है। लेकिन फिर भी वह सोचता हुआ गेस्ट रूम में चला जाता है। वो दोनों लोग जिसको वो जानता तक नहीं था, उनमें से एक आदमी उनसे हाथ मिला और उसकी उंगली टटोलने लगता है। जैसे ही उंगली एक कटी हुई पाती हुए तुरंत एक ऑफिसर बोल देता है, हेलो मिस्टर तरुण, तुम्हारा खेल खत्म। आपको ये बताते चले, जो ये प्रवीण भटोरे वाला था, ये असलियत में तरुण था, जो अपनी पत्नी की हत्या करके वहाँ से चला जाता है और
और कई साल बाद पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम नहीं ढूंढ पाती, लेकिन एक ऑफिसर की नज़र और एक छोटी सी मिस्टेक, लैंडलाइन नंबर, वो भी बेंगलोर के कैफे के सर्विस सेंटर का, उसकी वजह से ये पकड़ा जाता है। इसको पकड़ के क्राइम ब्रांच पुलिस के हवाले कर देती है और उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ये क्यों किया। उसके बाद तरुण अपना गुनाह को कबूल करता है और बताता है कि वह शादी के समय एक लड़की से प्यार करता था, इसीलिए वह उससे शादी करने के लिए अपनी पत्नी को मार देता है। दोस्तों, एक समय तो ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि तरुण अब कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती, वो भी लैंडलाइन नंबर, जिससे वह पकड़ा जाता है। तो गुनहगार चाहे जितना भी चालाक हो, वह एक न एक बार पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, मैं सौरभ अब चलता हूँ, आपको फिर से मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।